हेलो स्टूडेंट। जैसे मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ हमारा मेन टॉपिक था विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। मैंने ये बताया था कि गॉस लॉ समझने के लिए मुझे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज गॉसियन सरफेस, जो मैंने आपको अपने लास्ट आपके वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस आपको समझ में आ गया, इट इज अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, राइट। गॉस लॉ को समझने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस समझना जरूरी, विच इज नथिंग जस्ट अ इमेजिनरी सरफेस। एंड व्हाट इज द इंटेंस टू इमेज दिस सरफेस? हमारा इंटेंशन क्या है? ओनली टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू your Gauss law, which is also called as a Gauss theorem, is area vector. As we all know कि area is not a vector quantity, it's just a scalar quantity. अगर मैं बोलूँ एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, वो उसका एरिया होगा। मैं बोलूँ इसका वेक्टर निकालो, तो आप बोलोगे मैडम वेक्टर इसका, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम कभी भी एरिया को हम स्केलर या वेक्टर से हम डिफाइन नहीं करते, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? एरिया वेक्टर। So what is area vector? Small area of a surface can be represented by a vector. Please underline this point. Only a small portion of a area or a surface can be represented as a vector. जैसे मैं आपको एक स्क्रीन में एक देखो, ये मेरा एक स्क्वायर है, राइट। ये पूरा एक सरफेस है। इस सरफेस का अगर मैं स्मॉल एरिया कंसिडर करूं या स्मॉल सरफेस मैं अगर कंसिडर करूं, तो इस स्मॉल सरफेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ वेक्टर, नॉट होल सरफेस। ओके, सी दिस इज सरफेस। मेरा सरफेस क्या है? एस। पिंक कलर का दिख रहा है आपको एक पिक स्मॉल, ये पिंक कलर का मैंने एक सरफेस कंसिडर किया है, दैट इज ds। इस सरफेस का मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं, उस परपेंडिकुलर को मैंने रिप्रेजेंट किया है n वेक्टर से, दिस परपेंडिकुलर। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। मैं फिर से आपको डायरेक्शन बता रही हूं, देखो मैं फिर से रिवर्स करके आपको मैं डायरेक्शन इसका बता रही हूं कि मैंने इसको ड्रॉ कैसे किया है। It is outward. This surface area is outward, and this is the direction of area vector. This is the direction of area vector. So what is area vector? Area vector is a small area of a surface. It is a small area of a surface, and the direction of this small area of a surface, which is represented as ds, is always outside the surface, always outside the surface, right? तो देखो मैंने एरिया वेक्टर क्या लिखा? ds। दिस एरिया वेक्टर ds इज इक्वल्स टू स्मॉल एरिया मल्टीप्लाई विथ इट्स यूनिट वेक्टर। ये जो n है ये क्या है? इसका यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? इस ds एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? आपका n। क्लियर है यहां तक? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये तो हमारा एरिया वेक्टर हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी सरफेस का आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? एक सरफेस कंसिडर करोगे, इस सरफेस का एक स्मॉल एरिया कंसिडर करोगे, इस स्मॉल एरिया पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसका डायरेक्शन होगा? आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहां से आपको दिमाग में एक पॉइंट बैठा लेनी है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड। मैं ये देखो एरो मैंने कहा किया है? एरिया के आउटवर्ड में ड्रॉ किया है। ये एरो कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। अगर देखो मेरा सेकंड एग्जांपल, अगर सपोज आपने ऐसे एरिया वेक्टर कंसिडर किया और उसका डायरेक्शन आपने ऐसा शो किया, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ रहेगा? आउटवर्ड। और एरिया वेक्टर को आप ड्रॉ कैसे करोगे? जो भी आपने सरफेस में एरिया कंसिडर किया है उसमें आप क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। और ये जो परपेंडिकुलर है इट्स योर एरिया वेक्टर, और इसका डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ रहेगा? आउटवर्ड। ठीक। सेकेंड, अब हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस को हमको सिलेक्ट कैसे करना है। और सेकंड जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एरिया वेक्टर, वो भी मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ये इस एरिया वेक्टर को हम किस में यूज करेंगे? गॉस लॉ में यूज करेंगे। गॉस लॉ अगर हम पढ़ें तो गॉस लॉ एक्चुअली में
हमको किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमको बताता है, जो ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट फिर भी हम एक इसका रिकैप लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस, किसी भी, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किससे रिलेटेड होता है? किसी भी सरफेस से रिलेटेड होता है। और आप इसको डिफाइन कैसे करते हो? डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, total number of electric line of force that normally passes through the surface. So मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है। और ये लाइंस कैसे होनी चाहिए? जो एक सरफेस से कैसे पास हो रही है? नॉर्मली पास हो रही है। जैसे ये मेरा एक सरफेस हुआ, अब इसमें ये नॉर्मल क्या है? ये मेरे परपेंडिकुलर लाइंस है सरफेस के, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या होता है। तो इसका नंबर जब हम काउंट करते हैं विच इज पास नॉर्मली टू द सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, ये एक मेरा सरफेस है, देखो एस मेरा एक सरफेस है, ग्रीन लाइन से आई, ये मेरी ग्रीन लाइन की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर रही है। इसका डायरेक्शन सबको पता है, ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको, कहाँ कैसा है डायरेक्शन इसका? आउटवर्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। और ये जो लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो, अब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे इसमें पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैंने एक एरिया कंसिडर किया, ds दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो मैंने एक एरिया, इस पूरे सरफेस में एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया। ऊपर वाले देखो, ये जो स्मॉल एरिया कंसिडर किया उसका डायरेक्शन कैसा है? आउटवर्ड। तो ये क्या है हमारा? एरिया वेक्टर। वैसे यहाँ पे मैंने एक सेकेंड एरिया कंसिडर किया जिसका एरिया वेक्टर क्या है? ds। और ये जो ds एरिया वेक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। वैसे देखो उसके जस्ट बगल में मैंने नेक्स्ट एरिया कंसिडर किया, एक नेक्स्ट सरफेस मैंने कंसिडर किया जो उसका एरिया वेक्टर क्या है? ds। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे मैंने फिर एक एरिया कंसिडर किया, इस एरिया का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। आपको अलग अलग सिचुएशन दिख रही है। एक सिचुएशन मेरी ये, जिसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बोथ का डायरेक्शन कैसा है आपका? सेम है। इसके नेक्स्ट वाला, ये सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड सिचुएशन में देखो कि ये मेरा एरिया वेक्टर है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका? थीटा। दिस इज माय थर्ड सिचुएशन। इस थर्ड सिचुएशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस इज माय नेक्स्ट सिचुएशन। इस नेक्स्ट सिचुएशन में दिस इज, ये डायरेक्शन है आपका एरिया वेक्टर का और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मींस इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे? देखो एक और सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, ये है मेरा ds एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये मेरे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका? थीटा। लाइकवाइज मैंने क्या किया, ये पूरे सरफेस में मैंने स्मॉल स्मॉल एरिया कंसिडर किया, राइट और उसका मैंने आपको एंगल बताया कि व्हाट विल इट्स एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको एक्चुअल में क्या पढ़ना था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? डी फाई। इसको हम क्या बोलते हैं? डी फाई। थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एंगल थीटा विथ ds इज डी फाई। अपने लास्ट लेक्चर में, अपने अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ई डॉट ds, मैथ्स वाले को सबको पता है कि डॉट
किसी भी वेक्टर का डॉट निकालते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, राइट। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर द होल सरफेस एस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, ये पूरे सरफेस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो व्हाट इज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, so total electric field is surface integration of E dot ds. This is surface integration of E dot ds. And E dot ds is what? E dot ds is Es cos theta. Es cos theta. Right? So electric flux is a scalar quantity, but it is a property of a vector field. ये लाइन कहाँ से आई? देखो ये वाला स्टेटमेंट से ये लाइन आई कि d phi is E dot ds. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, मतलब वो कैसा हो गया, एरिया वेक्टर। ds is what? ds रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर जिसका अपना एक वैल्यू होगा और अपना एक डायरेक्शन है, और आपको सबको पता है इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड द सरफेस। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट से मुझे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है, और वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। क्लियर यहाँ तक? एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज इट्स यूनिट, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जूल मीटर पर कूलम। जूल मीटर पर कूलम ये किसका है, आपका यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आपको हमेशा टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली फिजिक्स में आपको अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपका किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन आपको निकालते बनना चाहिए, प्लस उसका SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक ना? स्पेशल केस, स्पेशल केस हमारा कौन से बेसिस में देखा हमने, पूरे सरफेस में, इस पूरे सरफेस में हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफरेंट इस पूरे सरफेस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या लिया था, स्मॉल स्मॉल एरिया कंसिडर किया था, उसी पे बेसिस पे मेरा ये स्पेशल केस है। जब थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, तब जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये लाइन आप कैसे निकलेंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कौन से रेंज में होती है, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या तो उसकी वैल्यू लेस देन 0। इस पर्टिकुलर रेंज में थीटा की वैल्यू ऑलवेज, कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो भी ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। ये थीटा कौन सा एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये सिचुएशन कैसा होगा, ऐसा, ये E है और ये मेरा DS है, दिस इज E और ये है मेरा DS। जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा, इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ऑलवेज कैसे आएगी, नेगेटिव। ऑलवेज कैसे आएगी, नेगेटिव। ठीक, किसी के माइंड में आना चाहिए कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, माइंड में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट केस बताया, जब थीटा ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 डिग्री हो तब फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। थर्ड सिचुएशन क्या थी, when the angle between area vector and electric field is greater than 90 degree and it is less than 180 degree, then electric flux is negative. But what happen when theta is 0? जब थीटा आपका 0 होगा, उस पर्टिकुलर केस में सिचुएशन कैसा है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
और यही सेम डायरेक्शन किसका होगा, आपका एरिया वेक्टर का। इस केस में फाई की वैल्यू सिंपल क्या आएगी, ई और सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएस। ठीक है, यहाँ पे डीएस भी नहीं बोलो तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, क्योंकि cos जीरो, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1। सो ई डी एस कॉस थीटा means E ds cos 0 and cos 0 is 1, so phi is E into ds, E into ds। तो सिंपल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया का मैग्नीट्यूड दोनों को राइट करके आपको सिंपल क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। वैसा ही जब आपके एरिया वेक्टर का, जब आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो एग्जैक्टली, तब कैसा सिचुएशन बनेगा, तब सिचुएशन कैसा बनेगा आपका, बताओ मुझे। ये आपका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मेरा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसके अपोजिट डायरेक्शन किसका है, आपका डीएस। ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। यू ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रिपेयर करके रखना कि यहाँ पे 180 डिग्री का क्या होगा आंसर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर क्या होगा। ऑब्वियस है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, इट इज अ सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड एरिया वेक्टर। बट इसकी वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज cos 180 डिग्री इज -1। और आपको सबको पता है, दो वेक्टर अगर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस उसका रिजल्टेंट का वैल्यू आपको, आप ही मुझे बता सकते हैं कि उसके रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ। बट जैसे हमको कहीं जाने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सपोज आपको पार्टी में जाना है तो पहले आपको वेल ड्रेसअप होना पड़ता है, तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे ही आपको गॉस लॉ पढ़ने के लिए आपको किसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस, दूसरा एरिया वेक्टर, और तीसरा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस गॉस लॉ।